आज हम बात करेंगे जीवन की सबसे पुरानी और सबसे कह सकते हैं सबसे ज़रूरी कहानी की। वो कहानी कि आखिर जीवन जीवन को बनाता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफ़र। सोचिए ज़रा, एक अकेली कोशिका और उससे बनता हुआ एक पूरा का पूरा जंगल, ये कैसे होता है? ये सवाल असल में बायोलॉजी का सबसे बड़ा सवाल है। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर हम इंसान, हर जीव में अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की, अपने वजूद को कायम रखने की एक कमाल की चाहत होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जीवन और जीवन बनाता ही क्यों है। मतलब किसी भी चीज का कैसे समझने से पहले उसका क्यों जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो आखिर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का असली मकसद है क्या? क्यों हर जिंदा चीज अपनी एक और कॉपी बनाने के लिए इतनी मशक्कत करती है? अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो प्रजनन बस यही है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपनी ही तरह के नए जीव पैदा करता है। ये एक तरह से जिंदगी की मशाल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने जैसा है। एक ऐसा कमाल का सिस्टम जो ये पक्का करता है कि जिंदगी का ये सिलसिला, ये संगीत कभी रुके। तो इसका मकसद सिर्फ एक नए जीव को बनाना नहीं है, बात उससे कहीं बड़ी है। सबसे पहले तो इससे किसी भी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, मतलब वो खत्म नहीं होती। दूसरा, ये माता पिता से बच्चों तक जेनेटिक जानकारी यानी उनका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पहुंचाता है। और तीसरा और सबसे मजेदार, ये प्रक्रिया अपने साथ छोटे छोटे बदलाव यानी वेरिएशंस लाती है जो इवोल्यूशन या विकास के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जीवन की पहली और सबसे सीधी साधी स्ट्रैटेजी की। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चा अपने पेरेंट की एकदम हूबहू फोटोकॉपी हो। बिल्कुल एक परफेक्ट कॉपी। यही है दुनिया अलैंगिक प्रजनन की, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन का सबसे आसान तरीका है ना? इसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई गैमेट्स नहीं, कोई फ्यूजन नहीं, और जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिकली अपने पेरेंट की एकदम आइडेंटिकल कॉपी होती है, मतलब एक क्लोन। ये तरीका बहुत तेज़ है, बहुत एफिशिएंट है, और इसमें साथी ढूंढने का कोई झंझट भी नहीं। और देखिए तो सही, नेचर ने इसके लिए कितने कमाल के तरीके निकाले हैं। जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन, वो बस दो हिस्सों में बट जाता है, या यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग, जिसमें एक छोटी सी कली निकलती है और नया जीव बन जाती है। स्पाइरोगायरा जैसे जीव टुकड़ों में टूटकर नए बन जाते हैं। और प्लेनेरिया के बारे में तो क्या ही कहें, वो तो अपने कटे हुए हिस्सों से पूरा का पूरा नया शरीर बना सकता है। इस सच में कुदरत की अपनी एक जादुई फोटोकॉपी मशीन है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। परफेक्ट कॉपी बनाने का यह तरीका जितना भी कुशल हो, इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। एक ऐसी खामी जिसने जिंदगी को एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी स्ट्रैटेजी अपनाने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, अगर अचानक से माहौल बदल जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कोई नई बीमारी आ जाए या तापमान बहुत बढ़ जाए। अगर किसी स्पीशीज के सारे जीव बिल्कुल एक जैसे हैं तो फिर तो पूरी की पूरी प्रजाति एक झटके में खत्म हो सकती है, क्योंकि जब कोई वेरिएशन ही नहीं है तो बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की, अडैप्ट करने की कोई गुंजाइश भी नहीं बचती। और यही वो बड़ी पहेली थी जिसे इवोल्यूशन को सुलझाना था। और इसका समाधान था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। इसमें दो पेरेंट शामिल होते हैं, दोनों से जेनेटिक जानकारी मिलती है, उनका फ्यूजन होता है और इससे जो संतान बनती है वो जेनेटिकली यूनिक होती है, अपने माता पिता से अलग। और यही वेरिएशन, यही विविधता स्पीशीज को किसी भी चुनौती से लड़ने और जिंदा रहने की ताकत देती है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रैटेजीज को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता, लेकिन यह प्रोसेस बहुत तेज होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, ढेर सारा वेरिएशन होता है, लेकिन यह प्रोसेस धीमा होता है। एक है बस टिके रहने के लिए, तो दूसरा है बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने के लिए। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इस कॉम्प्लेक्स पहेली को और अच्छे से समझने के लिए हम इंसानों का उदाहरण लेते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कमाल के ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है, जहां हर हिस्सा अपना काम एकदम सही तालमेल के साथ करता है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका मुख्य काम है स्पर्म यानी शुक्राणु बनाना और उन्हें डिलीवर करना। ये स्पर्म टेस्टीज में बनते हैं। स्क्रोटम तापमान को सही बनाए रखता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से हो सके, और फिर वास डिफरेंस जैसी नलियों के जरिए ये आगे बढ़ते हैं। सोचिए, ये एक हाईटेक प्रोडक्शन और डिलीवरी सिस्टम जैसा है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी उतना ही कमाल का है। इसका काम ओवरीज में ओवम यानी
अंडाणु बनाना है। इसके बाद फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देना और फिर यूटरस यानी गर्भाशय में एक नए जीवन को 9 महीनों तक सहेजना और उसका विकास करना। ये पूरी प्रक्रिया एक साइकिल में चलती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्मचक्र कहते हैं। ये करीब 28 दिनों का होता है और इसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इस साइकिल का मकसद हर महीने शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना होता है। इसमें कई फेज होते हैं और इसका सबसे जरूरी पल होता है ओव्यूलेशन, यानी वो समय जब ओवरी से एक एग रिलीज होता है। और जब एक स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में एक एग से मिल जाता है तो बस एक नए जीवन का जादुई सफर शुरू हो जाता है। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। फिर ये सेल डिवाइड होना शुरू होता है, एक एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है और फिर ये यूटेरस में इम्प्लांट होकर एक फीटस के रूप में विकसित होता है। ये सच में कुदरत का एक चमत्कार ही तो है। अब इस पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझना सिर्फ साइंस की किताबों के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारे अपने स्वास्थ्य, हमारे फैसलों और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये जानकारी हमें अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर और सोचे समझे निर्णय लेने की ताकत देती है। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं होता। ये एक पूरी सोच है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक हर तरह की भलाई शामिल है। ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी प्रजनन क्षमता और यौन जीवन को लेकर सही और सुरक्षित फैसले ले सकें। इसी स्वास्थ्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा है फैमिली प्लानिंग। आज गर्भ निरोध यानी कॉन्ट्रासेप्शन के कई सुरक्षित और असरदार तरीके मौजूद हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स जिनमें कॉन्डोम आते हैं, हार्मोनल गोलियां, कॉपर्टी जैसे IUCD और नसबंदी जैसे सर्जिकल तरीके भी। ये सभी तरीके लोगों को ये चुनने की आज़ादी देते हैं कि उन्हें कब और कितने बच्चे चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी STD से सुरक्षा भी शामिल है। एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया ये कुछ उदाहरण हैं। इनसे बचने के लिए जागरूकता, कंडोम का इस्तेमाल और साफ सफाई रखना ये सबसे जरूरी और सबसे ताकतवर हथियार हैं। तो एक कोशिका से शुरू होकर आज के जटिल समाजों तक रिप्रोडक्शन की ये कहानी अरबों सालों से चली आ रही है। ये कहानी है निरंतरता की, विविधता की और बदलते वक्त के साथ ढल जाने की। आज साइंस और हेल्थ की हमारी समझ हमें इस कहानी में अपना पन्ना, अपना अध्याय समझदारी और जिम्मेदारी से लिखने का मौका देती है। सोचने वाली बात है, हमारा अध्याय कैसा होगा?